इमरान खान के खानदान का तो ये मौक़िफ़ है ना कि सपाइयों की पतलूनें लहराना उनका हक है। हफीजुल्लाह नियाज़ी अकेले लड़ते रहे, कोई एहसान नियाज़ी की तरफ से पीटीआई का वकील पेश होने को तैयार नहीं था। सलमान अकरम राजा से लेकर सब तक अलीमा खान जो है वो बाकायदा सियासत में कदम रखना चाहती हैं और अपने बच्चों की गिरफ्तारी को भी सियासी गिरफ्तारी बनाकर अपना सियासी कद बढ़ाने की कोशिश कर रही है। एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती है कि इमरान खान की जगह अलीमा खान ले लें, इसलिए उनको भी हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ ज़मीनी इंतखाबात में आपको मुतहरक नजर आएंगे। ये ज़मीनी इंतखाबात हलवे की प्लेट की तरह है नून लीग के लिए और वो आसानी से जीत जाएगी। सुहेल वड़ाई साहब जो है वो इदारे के साथ तनाज़ा नहीं पालना चाहते, वो आगे चलने का रास्ता निकालते हैं, वो बंद गली में जाने में यकीन नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम, मुज़म्मिल सोहरावर्दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान इकरार रियाज और हमारे साथ मौजूद हैं मुज़म्मिल सोहरावर्दी। तो नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे कि अगला नंबर किसका होगा, हसन नियाज़ी के हक में आवाज़ क्यों बुलंद नहीं हुई थी और फिर अलीमा खान क्या पीटीआई पर कब्जा करने जा रही हैं, नाअहली के खिलाफ दरख्वास्तें क्यों मुस्तरद हुई हैं और नवाज शरीफ की वापसी, चुप का रोज़ा टूट गया है। तो मुज़म्मिल साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम इकरा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं? मुज़म्मिल साहब, मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। आई एम श्योर हमारे नाज़रीन भी खैर आफियत से होंगे। तो मुज़म्मिल साहब, व्लॉग का आगाज़ करेंगे। बताएं आप हमारे नाज़रीन को, वो जानना चाहती हैं कि आखिर अगला नंबर किसका होगा। हमने देखा कि अलीमा खान के दोनों बेटे गिरफ्तार हो गए। अलीमा खान भी कहती हैं कि उन पर 302 का मुकदमा है। तो क्या अब वो गिरफ्तार होंगी या इन्हीं के खानदान का कोई और फर्द गिरफ्तार होगा? इकरा अलीमा खान ने भी कहा है कि उनको अब उनकी गिरफ्तारी होगी या उनकी गिरफ्तारी की बात है। वैसे तो अलीमा खान और उनकी बहन नौरीन वगैरह पहले भी गिरफ्तार हुई हैं 26 नवंबर को और उनकी बाद में ज़मानत हो गई थी, थोड़े दिनों बाद ही। तो ऐसा नहीं है कि वो इससे पहले गिरफ्तार नहीं हुई हैं। और ये भी नहीं है कि उन्हें अदालत से रिलीफ नहीं मिला, पहले उनकी ज़मानतें हुई हैं, लिहाज़ा अगर अब गिरफ्तारी होगी तो दोबारा ज़मानत हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में हमेशा ख़वातीन का एहतराम रखा गया था और हमारे यहाँ एक था कि लड़ाई को ख़वातीन तक नहीं लेके जाया जाता। लेकिन इमरान खान के दौर में जहाँ उससे पहले आप लोग कहेंगे कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज़ शरीफ की लड़ाई में भी आप कहेंगे ख़वातीन, लेकिन मैं नहीं समझता वो ख़वातीन, वो 2 सियासी हरीफ थे, घर की ख़वातीन नहीं थीं। जो अब बात ये है ना, जब आपने मरियम नवाज़ को जेल में बाप के सामने गिरफ्तार किया तो वो बिलो द बेल्ट था। वो जब आप उनको जेल से बाहर निकल के भी गिरफ्तार कर सकते थे, आप उनको उनके घर से भी गिरफ्तार कर सकते थे, आप उनको सड़क से भी गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन आपने उनको जेल में नवाज़ शरीफ के सामने इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि आप नवाज़ शरीफ को तोड़ना चाहते थे। और आप लड़ाई घर की ख़वातीन तक ले गए, तब भी ये था कि मरियम कभी एमएनए नहीं रही, मरियम का उस तरह कभी उनके पास सियासी ओहदा नहीं रहा, जैसा कि आप आज अलीमा खान के बारे में कहा जा सकते हैं। वो सिर्फ़ अपने बाप का साथ देती हैं, जैसे कि आप कहते हैं कि आज अलीमा खान अपने भाई का साथ देती हैं। तो लेकिन आपने उस वक़्त मरियम नवाज़ के साथ ज़्यादती की और पाकिस्तान की सियासत में ज़्यादती का एक नया चैप्टर खुला। अब सूरत-ए-हाल ये है कि मुकाफ़ात अमल है। आज अलीमा खान के बच्चे गिरफ्तार हैं। मैंने तो पहले कहा है कि एक बच्चे के बारे में वो कहती हैं कि वो उस वक़्त नहीं था और एक बच्चा जो है वो मौजूद था। उसने पतलून दी कोर कमांडर वाली, जिसके बारे में वो कहते हैं कि पतलून कोई इज़्ज़त का निशान नहीं है। हालाँकि मेरे ख़्याल में तो पतलून इज़्ज़त का निशान है। तो अब ये तो एक फ़ैसला है ना कि अगर आप किसी फ़ौजी की, किसी सिपाही की, किसी कोर कमांडर की पतलून लहराएँ, तो वो कोई उस बेइज़्ज़ती है या इज़्ज़त की बात है या ये हक है आपका, क्योंकि इमरान खान के ख़ानदान का तो ये मौक़िफ़ है ना कि सिपाहियों की पतलूनें लहराना उनका हक है। ऐसा तो दुश्मन सोच सकता है कि वो अपनी फ़ौज की पतलूनें लहराए, ये उसका हक है। कोई हम अपनी फ़ौज के बारे में तो ऐसे नहीं सोच सकते हैं। लेकिन आप अलीमा खान की गिरफ्तारी के बारे में सवाल कर रही थीं, ये दुरुस्त है कि वो भी कोर कमांडर के घर के बाहर मौजूद थीं, जैसे उनका बेटा मौजूद था। और ये भी सच है कि रियासत ने उनके साथ नरमी की है अभी तक, लेकिन ये भी सच है कि नरमी का मौसम गुज़र गया है और जो नरमियाँ की जा रही थीं, वो अब ख़त्म कर दी जाएँगी। अब सख्तियों और सज़ाओं का मौसम है, तो मुझे अलीमा खान भी 9 मई के मुकदमात में ट्रायल होता नज़र आ रहा है। मुझे उनको भी अगर अलीमा खान को भी 9 मई के मुकदमे में सज़ा होगी, वो भी कोर कमांडर के घर के बाहर मौजूद थीं और वो भी वहाँ उस एहतजाज को लीड कर रही थीं। ये तो नहीं हो सकता कि महमूद रशीद और एजाज़ चौधरी और उमर सरफराज चीमा को सज़ाएँ हो जाएँ और अलीमा खान और उसके बच्चे बच जाएँ।
ये नहीं हो सकता। मेरे ख़्याल में इंसाफ़ का तकाज़ा यही है कि जो भी वहाँ मौजूद था, उनको सज़ा दी जाए। हमने देखा कि पहले अलीमा खान के एक बेटे को गिरफ्तार किया गया, फिर दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया गया और पीटीआई के अंदर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठाई जा रही हैं कि इनको रिहा किया जाए, गलत हुआ है, इंतकामी सियासत की जा रही है। लेकिन अगर हम देखें कि माज़ी में हफीज़ुल्लाह नियाज़ी के बेटे को, हस्सान नियाज़ी को भी गिरफ्तार किया गया था, मगर तब इतनी आवाज़ें बुलंद नहीं हुई थी। हैं तो तीनों ही खान के भांजे, लेकिन इतना फ़र्क क्यों, तफ़रीक क्यों? अच्छा, ये अच्छा तकाबली जायज़ा है कि देखें, हसन नियाज़ी की गिरफ़्तारी पर तो पूरी तहरीक-ए-इंसाफ़ ख़ामोश थी और किसी ने हफीज़ुल्लाह नियाज़ी या उनकी बेगम के साथ कोई इज़हार यकजहती नहीं किया, बल्कि क्वाइट नॉर्मल लिया गया उनका मिलिट्री कोर्ट ट्रायल पे, वो गायब रहे, जो भी हुआ, हफीज़ुल्लाह नियाज़ी अकेले लड़ते रहे, कोई हसन नियाज़ी की तरफ से पीटीआई का वकील पेश होने को तैयार नहीं था, सलमान अकरम राजा से लेके सब तक, हालाँकि उनका तो मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल हुआ है। लेकिन अलीमा खान के लिए सब साथ खड़े हो गए हैं, अलीमा खान के साथ सारी इज़हार यकजहती है, हसन नियाज़ी को कोई इमरान खान का भांजा मानने को तैयार नहीं और अलीमा खान के दोनों बच्चों को इमरान खान का भांजा मानने को तैयार हैं। ये बात ठीक है कि एक तरफ हसन नियाज़ी जिसने ज़्यादा सख्ती सही है, जिसने मिलिट्री कोर्ट से सज़ा ली है, जिसने मिलिट्री का रिमांड भुगता है, उसके साथ पीटीआई को कोई इज़हार यकजहती नहीं, कुछ कोई मोहब्बत नहीं और दूसरी तरफ अलीमा के बच्चों के साथ ये है। अलीमा ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है पीटीआई में, सलमान अकरम राजा साहब उनके नॉमिनी हैं। वो सोशल मीडिया टीम की भी क़यादत करती हैं। उनकी सोशल मीडिया टीम ने हसन नियाज़ी के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाई और जो अलीमा के बच्चों के लिए हमें पीटीआई का पूरा सोशल मीडिया सेल बहुत एक्टिव नज़र आता है। अलीमा खान के बेटों की अचानक गिरफ्तारी, फिर उनका इंटरनेशनल मीडिया पर आना, क्या ये स्क्रिप्टेड है? क्या वो पीटीआई पर कब्जा करने जा रही हैं? क्या होने लगा है? अलीमा खान ने इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिए हैं, वो कहती हैं हम डट के खड़े हैं, अभी तक वो बहुत साबित कदम हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अलीमा खान जो हैं वो बाकायदा सियासत में कदम रखना चाहती हैं और अपने बच्चों की गिरफ्तारी को भी सियासी गिरफ्तारी बनाकर अपना सियासी कद बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। वो उनको अपने बच्चों की कम और अपनी सियासत की मुझे लगता है ज़्यादा फ़िक्र है। जैसे इमरान खान को अपने बच्चों की कम और अपनी सियासत की ज़्यादा फ़िक्र थी। इमरान खान ने कब अपनी सियासत के लिए अपने बच्चे जो हैं उनको नज़रअंदाज़ किया। इसी तरह अलीमा की भी मुझे लगता है कि वो अभी अपना पॉलिटिकल करियर देख रही हैं। वो खुद को इमरान खान का वारिस बनता देख रही हैं और कहीं न कहीं अपने बच्चों की गिरफ्तारी से वो ये साबित कर रही हैं कि वो इमरान खान की हकीकी वारिस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आज से पहले उनके बच्चों को एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एनआरओ हासिल था और उनको कभी हाथ नहीं लगाया गया था और अब यकदम गिरफ्तारियां हुई हैं, तो क्या ये एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है? क्योंकि कहीं न कहीं ऐसा भी तो तासुर है कि एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि इमरान खान की जगह अलीमा खान ले लें, इसलिए उनको भी हीरो बनाने की या उनको भी आगे लाने की कोशिश की जा रही है और बुशरा और अलीमा की लड़ाई में इस वक़्त ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट का वज़न कहीं न कहीं अलीमा खान के साथ है और एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि इमरान खान की जगह अलीमा खान ले लें। तो क्या बच्चों की गिरफ्तारी कहीं अलीमा को लीडर बनाने का खेल तो नहीं है? मैं इसको नज़रअंदाज नहीं करता। मेरे नज़दीक मैं अलीमा के बच्चों की गिरफ्तारी अलीमा को लीडर बनाने का एक एपिसोड भी हो सकता है। ये एस्टेब्लिशमेंट और अलीमा के दरमियान एक फिक्स मैच भी हो सकता है। दूसरे बच्चे की गिरफ्तारी ये ज़ाहिर कर रहा है कि पहले बच्चे की बेगुनाही जो गुनहगार बच्चा है उसके साथ बेगुनाह बच्चे को गिरफ्तार करके अलीमा को मज़लूमियत का कार्ड दिया गया है, वरना वो बच्चा जो 9 मई को कोर कमांडर के घर के बाहर मौजूद था, सिर्फ़ उसको गिरफ्तार किया जाता तो मज़लूमियत का कार्ड नहीं था। कहीं न कहीं मुझे ऐसे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट के स्क्रिप्ट में अलीमा खान को लीडर बनाना शामिल है, इसीलिए वो एक डिफरेंट नज़र आती हैं और अब बच्चों क्योंकि ये उन पर एक इल्ज़ाम आ रहा था कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए एनआरओ लिया है, तो बच्चों की गिरफ्तारी एक स्क्रिप्ट का हिस्सा भी मुझे लगती है कि ये अलीमा को हीरो बनाने के लिए ये एक स्क्रिप्ट चलाया जा रहा है और इंडिया आगे जाके कुछ महीनों बाद उनकी ज़मानतें भी हम देख लें या वो बाहर आता भी देख लें और फिर जैसे हम कहेंगे जी इंसाफ की फतह हो गई है। लेकिन ये एक ग्रेटर स्क्रिप्ट का हिस्सा भी ये गिरफ्तारियाँ मुझे लग रही हैं। मुज़म्मिल साहब बताइएगा कि लाहौर हाई कोर्ट ने अहमद खान बचर और अहमद चट्टा की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्तें नाकाबिल समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी हैं। नुकता यह है कि वो पहले सरेंडर करें। अब अदालतें पहले वाला एक्टिविज्म क्यों नहीं दिखा रही हैं? देखिए, अहमद चट्टा और अहमद खान बच्चर के जो हाई कोर्ट पहुँचे हैं, वो गलत था।
اس کی قانون میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی نااہلی ختم کرانا چاہتے ہیں، لیکن وہ قانون کے آگے ان کو سزا ہوئی ہے، سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سزا تب بھی معطل ہوگی یا نااہلی ختم ہوگی جب وہ سرنڈر کریں گے۔ یہ معاملہ عمر ایوب کا بھی ہے، شبلی فراز کا بھی ہے، جیسے وہ پشاور ہائی کورٹ پھر رہے ہیں۔ سوال یہی ہے کہ آپ نے پہلے گرفتاری دینی ہے، جیسے نواز شریف نے پہلے گرفتاری دی، جب سزا ہو گئی، کسی کو بھی سزا ہو جائے اس نے پہلے گرفتاری دینی ہے، گرفتاری دینے کے بعد وہ اپیل کرنے کا حق رکھتا ہے، وہ اپیل کر کے جب اس کی سزا معطل ہو جائے تو وہ دوبارہ بحال ہو سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں گرفتاری کا جو خوف ہے وہ احمد خان بچر اور احمد چٹھا میں بہت نظر آ رہا ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ گرفتار ہو جائیں، گرفتاری دے دیں، خود کو سرنڈر کریں اور اس کے بعد قانون سے انصاف مانگیں۔ ابھی وہ قانون سے اشتہاری اور مفرور ہو کر انصاف نہیں حاصل کر سکتے۔ شاید جب عدالتی سہولت کاری تھی تو ہم نے مفروروں اور اشتہاریوں کو ریلیف ملتے دیکھا ہے، لیکن اب شاید وہ سہولت کاری ختم ہو گئی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کہیں سے ریلیف ملنے کی کوئی خاص توقع ہے۔ اس طرح انہیں پہلے گرفتاری دینی ہوگی، اس کے بعد کوئی ریلیف مل سکے گا۔ ضمنی انتخابات کی بات کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف متحرک ہو گئے ہیں اور امیدواروں سے درخواستیں طلب کرتے ہوئے پارٹی تنظیموں کو ہدایت کیا کہ وہ ضمنی انتخابات کے لیے سیاسی طور پر مکمل تیاری کریں۔ تو کیا ہم یہ سمجھے کہ نواز شریف اب واپس آ رہے ہیں سیاست میں، اور کیا وہ انتخابی ریلیوں میں نظر آئیں گے؟ یہ درست ہے، نواز شریف ضمنی انتخابات میں آپ کو متحرک نظر آئیں گے۔ پنجاب کے ضمنی انتخابات میں بالخصوص وہ جو ہے وہ جلسوں سے خطاب بھی کریں گے، ریلیوں سے خطاب بھی کریں گے، اور آپ کو نواز شریف ایک سیاسی انداز میں ضمنی انتخابات میں اب نظر آئیں گے۔ اور یہ ضمنی انتخابات حلوے کی پلیٹ کی طرح ہیں نون لیگ کے لیے، اور وہ آسانی سے جیت جائے گی۔ سمڑیال والے کے بعد بہت کانفیڈنس ہے، تو مجھے لگتا ہے چونکہ یہ بہت ہی جیتے ہوئے اور حلوے کی پلیٹ کی طرح کے انتخابات ہیں تو نواز شریف ان میں خود میدان میں آئیں گے، اور ان کا میرے خیال میں جو دوبارہ جو وہ ایک بہت عرصے سے ایکٹیو نہیں تھے، دوبارہ ایکٹیو ہو جائیں گے۔ آپ کو نواز شریف جلسوں سے خطاب، ریلیوں سے، پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں نظر آئے۔ وہ نثار چیمہ وغیرہ کو بھی ملے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ آگے مزید پولیٹیکل ملاقاتیں بھی کریں گے، اور آگے پولیٹیکلی آپ کو نواز شریف زیادہ ایکٹیو نظر آئیں گے۔ ایک بار پھر سے سر ذکر کروں گی گرفتاریوں کا، تو جو ماریہ شاہریزا ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 9 مئی والے دن تو ان کے جو شوہر تھے وہ چترال میں تھے، پہلے ان کو گرفتار کیا گیا 9 مئی کے مقدمے میں، اور پھر بعد میں کہہ دیا کہ یہ نہیں کوئی اور مقدمہ ہے۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ انتقامی سیاست ہے، کیا یہ واقعی انتقامی سیاست ہو رہی ہے؟ جی یہ درست ہے کہ اگر شاہریز جو ہیں وہ اس دن 9 مئی والے دن وہاں موجود نہیں تھے تو ان کی گرفتاری غلط ہے۔ میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ صرف علیمہ خان کو مظلومیت کا کارڈ دینے کے لیے یہ غلط گرفتاری دی گئی ہے، تاکہ وہ خود کو مظلوم بنا کر لیڈر بنا سکیں۔ یہ سب علیمہ خان کو لیڈر بنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کھیل کھیل رہی ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ اور علیمہ خان کا فکس میچ ہے۔ پہلے ان کے بچوں کو این آر او جو دیا گیا ہے 27 مہینے، وہ بھی علیمہ خان اور اسٹیبلشمنٹ کی فکس میچ تھا، اور اب جب علیمہ خان کو یہ یقین ہے کہ آہستہ آہستہ عمران خان کی پارٹی پر گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے، ان کو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان مائنس ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ اپنی لیڈرشپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے انہوں نے بچوں کی گرفتاری کرائی ہے، تاکہ ان پر یہ نہ رہے کہ ان کے بچوں نے این آر او لیا ہے، اور وہ اپنے دونوں بچے اسی لیے گرفتار کرائے گئے ہیں کہ ایک بے گناہ گرفتار کرائیں گے تو گناہ گار کو بھی بچایا جا سکے گا۔ تو مجھے تو یہ اسٹیبلشمنٹ اور علیمہ خان کا فکس میچ نظر آتا ہے، دونوں مل کر کھیل رہے ہیں، اور کھیل ہے علیمہ خان کو پی ٹی آئی کا لیڈر بنانے کا، پی ٹی آئی کے ووٹر کو علیمہ خان کے گرد جمع کرنے کا، یہ ایک کھیل ہے۔ مزمل صاحب، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آخر کار چپ کا روزہ توڑ دیا گیا ہے۔ سہیل وڑائچ نے جواب دیا ہے، ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے نکتے اٹھائے گئے ہیں وہ تو تھے ہی نہیں، اور اب اگر کسی نے جو مرضی سمجھنا ہے تو وہ تو سمجھ لے، ان کی اپنی سوچ پر ہے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سہیل وڑائچ نے جو جواب دیا ہے وہ جسٹیفائی کر رہے ہیں اوور آل سچویشن کو؟ سہیل وڑائچ صاحب نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا ہے میرے نزدیک، انہوں نے لڑنے کا فیصلہ نہیں کیا۔ ان کی وضاحت کا پروفیشنلی ٹھیک بھی ہے اور تنازع کو ختم کرنے کا ایک راستہ بھی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ سہیل وڑائچ صاحب جو ہے وہ ادارے کے ساتھ تنازع نہیں پالنا چاہتے تھے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ عمران خان کے دور میں سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کتاب لکھی، اس کا سر ورق تھا یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ اس وقت کے آئی ایس آئی جو ہے اس کو یہ سر ورق پسند نہیں آیا جو کہ سہیل وڑائچ صاحب نے ٹویٹ کیا،
तो सेक्टर कमांडर ने सोहेल वड़ाई साहब को बुलाया और उनको कहा कि आपको ऊपर डीजीसी और डीजीआई मिलेंगे और बड़ा डिस्प्लेयर कन्वे किया। तो सोहेल वड़ाई साहब ने तनाज़ा नहीं पाला। उन्होंने किताब का सारे-वर्क चेंज कर दिया था। उन्होंने कहा जी पहली सारा किताब मैंने अभी तक़सीम नहीं की, अभी तो सिर्फ़ ट्वीट की है। पहली किताब ज़ाया कर देते हैं, नया सारा वर्क सारी किताब को लगा देते हैं। तो वो मुफ़ाहमत के सहाफ़ी हैं, उन्होंने कभी तनाज़ा नहीं पाला। उन्होंने इस बार भी तनाज़े को बढ़ाने की कोशिश नहीं की और हालाँकि उनके साथ ज़्यादती की गई, मैं समझता हूँ, लेकिन उन्होंने मुफ़ाहमत का रास्ता लिया है। मैं सोहेल वड़ैच को मुफ़ाहमत का सहाफ़ी समझता हूँ। वो आगे चलने का रास्ता निकालते हैं, वो बंद गली में जाने में यकीन नहीं रखते और मेरे ख़्याल में उन्होंने खुद को बंद गली से निकाला है। आप यही समझ सकते हैं कि एक वज़ाहत देकर उन्होंने अपने लिए भी रास्ता बनाया है और इदारे के लिए भी रास्ता बनाया। तो नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। और हाँ, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और हाँ, व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, काइंडली उसको भी फॉलो करें।